नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको डॉक्टर डी.एस. शुक्ला जी द्वारा लिखित एक कहानी ब्रह्मा दत्त सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी अपने चारित्रिक बल के कारण हम सही निर्णय लेने में समर्थ हो पाते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथावाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए सुने कहानी ब्रह्मदत्त। सरस्वती विद्यालय के प्रिंसिपल ब्रह्मदत्त बाजपेयी जी मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। उनका जन्म गांव के एक पुरोहित परिवार में हुआ था। परिवार में कर्मकांड के अलावा शास्त्रों का अध्ययन व ज्ञान का भी संस्कार था। अतएव गांव में उन्हें सम्मान की कमी नहीं थी, किंतु धन उस अनुपात में सुलभ नहीं था। इसका कारण एक तो ग्रामीण जजमानों की विपन्नता और दूजा विप्रदेव के स्वयं के संस्कार थे, जो भोले ग्रामीणों को धर्म के नाम पर लूटने से रोकते थे। हालांकि धर्म के नाम पर भोली अशिक्षित ग्रामीण जनता के शोषण की परंपरा हमारे समाज में अनजानी नहीं है। इसी कारण से बाजपेयी जी के यहाँ संपन्नता का अभाव था। बाजपेयी जी के पिता व पूरा परिवार संतोषी था, इसलिए सुखी भी था। वो गांव के साहूकार के घर का दृष्टांत अपनी कथा वाचन में देते थे। मात्र धन से कभी कोई सुखी नहीं हो सकता है। लक्ष्मी चंचला है, इसलिए मन की चंचलता भी साथ लाती है। बगैर संतोष के सुख कहाँ। संतोषम परमम सुखम। सुखी व्यक्ति धनी हो सकता है, पर असंतुष्ट धनवान सुखी नहीं हो सकता। ये सनातन सत्य है। वही साहूकार का परिवार इस कथा पर व्यंग्य करते हुए कहता था कि पंडित अपनी दरिद्रता में खुश और हम अपनी अमीरी में प्रसन्न। मृत्यु दोनों की होनी है, चाहे अमीरी में मरे या गरीबी में। दोनों को अपनी उपलब्धियों पर गर्व था। एक को अपने संस्कार और संतोष पर, तो दूसरे को संपन्नता पर। एक के घर में संध्या होते ही भक्ति के स्वर उठते थे, तो दूसरे के यहाँ सुरा पात्रों की खनक। पंडित और साहूकार दोनों गांव के अलग अलग वैचारिक ध्रुव थे। दोनों का सम्मान था। एक को जुहार मिलती थी तो दूसरे को पैलगी। हालांकि साहूकार भी पंडित को पैलगी बोलता था, पर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ। दोनों ही जीवन के लिए अपरिहार्य थे। एक की परिवार के सभी मांगलिक कार्यों में जरूरत पड़ती, तो ज्यादातर घरों के मांगलिक कार्य साहूकार के ऋण के बगैर संपन्न ही नहीं हो सकते थे। संतोषी के घर में सरस्वती की कृपा अवश्य होती है। सो पंडित जी का पुत्र ब्रह्मदत्त संस्कारी होने के साथ पढ़ने में भी कुशाग्र था। अक्षरारंभ के पहले ही उसे तमाम श्लोक, गीत, यहाँ तक कि 7 तक के पहाड़े, आज तक की भाषा में टेबल्स कंठस्थ थे। मिडिल स्कूल पास करते करते उसे इतनी समझ आ गई कि ग्राम्य जीवन में उसके लिए पुश्तैनी पुरोहिती के अलावा जीविका के अन्य साधन उपलब्ध नहीं हो सकते थे। ईश्वर पिताजी को शतायु करे, पुरोहित बनकर वो अपने पिता की जजमानी ही बांटेगा। वंश वृद्धि तो होगी, पर उसके अनुपात में आय में वृद्धि संभव नहीं है। फिर उसका ध्येय तो और आगे बढ़ने का है। इन विचारों ने उसे शहर की ओर जाने को प्रेरित किया। माँ कहती कि 2 रोटी तो गांव में मिल जाई, यही के बाद इतनी दूर विदेश जाए की कौन जरूरत। पिता चुप थे। वो अपनी और अपने व्यवसाय की सीमाओं से परिचित थे। पढ़ लिख कर बेटा शहर में किसी पद पर लग जाए तो पारिवारिक आय की वृद्धि में ही सहायक होगा। पुत्र मोह में व्यथित पंडित जी ने पुत्र भविष्य को दांव पर नहीं लगाया। भारी मन से पुत्र को शहर जाने की अनुमति दे दी। रोते हुए माँ ने दूध से सने आटे की पूड़ियाँ बांध दी। गोरस मिलने से भोजन में मार्गदोष या छूत नहीं होगा। गुड़ सत्वे की पोटली अलग से दी थी। चलते समय चुप्पे से 2 अठन्नियाँ बेटे की जेब में डालना नहीं भूली। पिता केवल मार्ग व्यय तथा अपने एक परिचित के लिए पत्र के अलावा कुछ नहीं दे सके। हाँ, साहूकार ने अवश्य 10-10 के 2 नोट दिए। बेटे का संकोच देखकर बोले, रख लो, विदेश में विद्या से अधिक धन की आवश्यकता होती है। बेटे ने दबी आवाज में कहा, चाचा, सूद दे के हमार हैसियत नहीं है। गांव वालों को अचंभा हुआ जब साहूकार ने उसे गले लगाते हुए कहा, ससुरे ले ले, जिंदगी में पहली बार तुझे ही बगैर सूद के पैसा दे रहा हूँ। सूद क्या, तुझसे मूल भी नहीं मांगूंगा। इसे तू मेरा आशीर्वाद समझकर रख ले। लोगों ने भी समझाया, बेटा रख लो, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे तो शहर में अपने गांव का नाम भी तो ऊंचा होगा। आती लक्ष्मी को मना मत करो।
शहर में पिता के परिचित ने उसका दाखिला पास के राजकीय विद्यालय में करा दिया और उनकी ही बदौलत उसे छात्रावास में भी जगह मिल गई। माँ के दिए हुए सतुए की वजह से शहर में साहूकार के रुपए बहुत दिन तक बचे रहे और छात्रावास की फीस के काम आए। स्कूल की फीस माफ़ हो गई। मिडिल स्कूल में अच्छे अंकों की वजह से वो निर्धन छात्र कोष से मिले पैसों से छात्रावास में भोजन का प्रबंध हो गया। चंदन जहाँ भी रहे अपनी खुशबू अवश्य बिखेरता है। गुप्त जी का लिखा है, जितने कष्ट कंटकों में हैं जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। इस ग्रामीण सुमन की सुगंध का एहसास शहर क्या सारे प्रांत को तब मिली जब हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट निकला। सारे समाचार पत्रों में छपा, राजकीय कॉलेज रायबरेली के छात्र ब्रह्मदत्त ने प्रदेश की मेरिट में तृतीय स्थान प्राप्त किया। ब्रह्मदत्त का जब रिजल्ट निकला तब वह अपने गांव में था। वहां उसे केवल इतना ज्ञात हो पाया कि वो अच्छे नंबरों से हाई स्कूल पास हुआ है। पंडित जी के घर में तो होली दिवाली एक साथ आ गई। सत्यनारायण की कथा हुई। पूरे गांव में प्रसाद में बताशे बटे। कथा सुनने आए पड़ोसियों को छोटे दोने में पंजीरी और छोटी कुल्हड़िया में पंचामृत दिया गया। गांव वालों ने कहा कि पंडित ने लड़के के पास होने पर हैसियत से ज्यादा खर्च कर दिया। साहूकार के यहाँ खुद पंडित और ब्रह्मदत्त थाली भर पंजीरी और गिलास में पंचामृत लेकर पहुंचे। पंडित ने साहूकार को प्रसाद दिया। ब्रह्मदत्त कृतज्ञता से उनके पैर छूने को हुआ कि साहूकार ने बीच में ही पकड़ लिया और गले लगाते हुए बोला, तू मैट्रिक हो गया, गांव का नाम रोशन किया, मैं इसी में प्रसन्न हूँ। पाँव छू के काहे को नरक में भेजना चाहता है मुझको? ब्रह्मदत्त बोला, चाचा आपके दिए रुपयों ने बहुत सहारा दिया, वरना शहर में एक हफ्ते से ज्यादा न रुक पाता। साहूकार गिल गिल होते हुए, कैसे ना रुक पाते? तुम्हारे पिता ही तो कहते हैं कि लक्ष्मी सरस्वती की अनुगामिनी है। जैसे जैसे तुम और पढ़ोगे लक्ष्मी भी आएगी। पंडित बेटे को लेकर सारे गांव घूमा। लौट के घर आने पर पंडिताइन ने बेटे को काला टीका लगाया। नजर उतारी, भगवान की देहरी पर सिर टिकवा कर ही आश्वस्त हुई कि अब नजर उतर गई। गर्मियों की छुट्टियों के बाद कॉलेज आकर ब्रह्मदत्त ने 11वें में दाखिला लिया। उससे सभी मुस्कुराकर मिल रहे थे। फीस वाले बाबू सबसे पहले उसकी ही एडमिशन फीस जमा करते हुए बोले, अब तो तुमको डबल छात्रवृत्ति मिलेगी। अब शनिवार की शाम मेस बंद होने पर तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ब्रह्मदत्त को कुछ समझ में नहीं आया। वो केवल मुस्कुरा कर रह गया। अगले दिन सुबह प्रार्थना के बाद जब ब्रह्मदत्त का नाम पुकारा गया और उसे प्रिंसिपल ने सामने आने को कहा तो ब्रह्मदत्त बहुत डर गया, क्योंकि प्रार्थना के बाद शैतान लड़कों की सबके सामने प्रिंसिपल केनिंग यानी कि छड़ी से पिटाई करते थे। उसे लगा कि उससे कोई बड़ी गलती हो गई जिससे आज उसकी भी केनिंग होने वाली है। वो डरते डरते आगे आया। पर ये क्या? प्रिंसिपल साहब बोले, तुमने कॉलेज का नाम रोशन कर दिया ब्रह्मदत्त। आज तक इस कॉलेज से कोई मेरिट में नहीं आया था। कहते हुए उसे गले लगा लिया। तब ब्रह्मदत्त को पता चला कि मेरिट का मतलब सूबे में अधिकतम अंक पाना होता है और ये छात्र के लिए एक विशेष उपलब्धि है। सफलता का भी अपना एक अलग नशा होता है। जिसको इसकी लत लग जाती है तो छोड़ती नहीं, पर यह घातक भी हो सकती है यदि व्यक्ति अहंकार से ग्रसित हो जाए तो। गांव में पले बढ़े भोले ब्रह्मदत्त को इतनी समझ ही नहीं थी कि वो अहंकार कर सके, परंतु अहंकार की थोड़ी मात्रा ऊंचाई छूने के लिए आवश्यक भी होती है। छात्रवृत्तियों के सहारे पढ़ा, हमेशा टॉप करने वाला ब्रह्मदत्त में आकांक्षाओं की ऊंची उड़ान नहीं थी। उसे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। इसे विधि का विधान ही कहेंगे कि इतना मेधावी छात्र जो कि प्रशासनिक अधिकारी या विश्वविद्यालय का शिक्षक भी हो सकता था, मात्र इंटर कॉलेज का साधारण टीचर बनकर रह गया। उसके माता पिता लाख मनाने के बाद भी गांव में ही रहे। वो अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्री के साथ शहर में रहा। अपने पैरों पर खड़े होने के बावजूद ब्रह्मदत्त में आडंबर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। साधारण वेशभूषा, गर्मियों की छुट्टियों और होली में हमेशा गांव में रहना, हर एक से मिलना। वह हर बार वो साहूकार के यहाँ जाकर उनसे अपना आदर और कृतज्ञता अवश्य प्रदर्शित करता था।
ब्रह्मदत्त ने छात्रों की पढ़ाई के साथ ही उनके सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसकी पहल पर कॉलेज में वार्षिक खेल प्रतियोगिता और कॉलेज दिवस मनाया जाने लगा। पहले ही कॉलेज दिवस पर शहर में नवनियुक्त एसडीएम को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का संचालन ब्रह्मदत्त ने किया। मुख्य अतिथि उससे प्रभावित हुए। जब प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि ब्रह्मदत्त ने हमेशा परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक पाए तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने चलते समय ब्रह्मदत्त से अगले हफ्ते मिलने को कहा। इतने बड़े अधिकारी से मिलने में ब्रह्मदत्त काफी आतंकित था, फिर भी वो गया। अधिकारी ने उससे बड़े प्रेम से बात की और राय दी कि उसे सिविल सर्विस की प्रतियोगिता में अवश्य भाग लेना चाहिए। देश को ऐसी सेवाओं में उसके जैसे लोगों की ही ज़रूरत है। उन्होंने कमीशन के फॉर्म पहले से ही मंगा रखे थे, सो अधिकारी ने अपने सामने ही ब्रह्मदत्त से फॉर्म भरवाकर स्वयं ही अपने चपरासी के हाथ पोस्ट भी करा दिया। फिर तो ब्रह्मदत्त को तैयारी भी करनी पड़ी। उसके सफल होने की आदत ने उसे पहले ही अटेम्प्ट में पीसीएस जे में चयनित करा दिया। आज भी गांव में लोग सुख और दुख को कर्मों का फल मानते हैं। जब से साहूकार ने पंडित के बेटे को शहर में पढ़ने के लिए 20 रुपए की सहायता दी, तभी से साहूकार के व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि होने लगी। पैदल या साइकिल पर चलने वाला साहूकार क्रमशः मोटरसाइकिल, सेकेंड हैंड कार से होते हुए अब नई विदेशी कार पर चलने लगे। बढ़ती लक्ष्मी से उनका संबोधन भी साहूकार से अब सेठ जी हो गया था। लोग जब उनको याद दिलाते कि मात्र 20 रुपया एक ब्राह्मण को दान करने से तुम्हें कितना लाभ हुआ, तो वो विनोद पूर्वक कहते, अरे भाई, साहूकार हमेशा साहूकार रहता है। वास्तव में मैंने मात्र 20 रुपए का दान नहीं किया। फिर वो अपनी साहूकारी गणित समझाता। देखो, 20 रुपए का 12 आने ब्याज के हिसाब से 1 साल का सूद 15 रुपए हुआ, जो मैंने ब्रह्मदत्त से नहीं लिया। फिर इस मूल और सूद पर अगले साल इसी ब्याज की दर से और कितना सूद हो गया। इस प्रकार मेरा दान हर साल चक्रवृद्धि दर से बढ़ता ही जा रहा है। भगवान भी अपना हिसाब एक बनिए की तरह ही रखता है। यही वजह है कि हर साल मेरा व्यापार भी बढ़ता जा रहा है। इसमें आश्चर्य कैसा? इसके बाद सभी हंसने लगते। शाम को सोमरस की धुन में अपने मित्रों के बीच सेठ जी ने बड़े अफसोस में कहा, क्या बताऊं, मैं तो कई बार पंडित और पंडित के बेटे से कहता हूं कि भाई मुझसे थोड़ी और मदद ले लो, मगर पंडित को ये गवारा ही नहीं। परंतु भगवान ने सेठ को एक बार फिर पंडित की मदद करने का मौका दे ही दिया। हुआ यूं कि पंडित का बेटा जज बन गया। ये सूचना बिजली की तरह तेजी से गांव पहुंची। सभी खुशी से नाच उठे। पंडित को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बुढ़ापे में ज़्यादा खुशी भी झेली नहीं जाती। पंडित जी को हार्ट अटैक पड़ गया। इसके पहले कि ब्रह्मदत्त पिता को शुभ समाचार देता, पिता स्वयं सेठ की नई गाड़ी में लदकर शहर के बड़े अस्पताल पहुंच गए। पर अब पंडित जी एक मुर्दरिस के बाप ना होकर जज साहब के पिता थे, सो अस्पताल में मिली वीआईपी सेवाओं की बदौलत जल्दी ही चंगे होकर बेटे के बंगले पर स्वास्थ्य लाभ करने लगे। हृदय विशेषज्ञ के परामर्श के अनुसार 6 हफ्ते के आराम के बाद पंडित जी को अपने गांव की याद आने लगी। बेटे ने बहुत रोका, पर पंडित जी ने कहा, बेटा, मेरे न रहने पर गांव में सब धर्म कर्म बंद पड़े होंगे। सोचो, पितृपक्ष नज़दीक है। मेरे गांव में ना होने से तर्पण कौन कराएगा? लोग जीवित माता पिता की चाहे जितनी उपेक्षा करें, पर मरने के बाद श्राद्ध तर्पण में कोई कसर नहीं रखते। बेटे ने समझाया कि अब उन्हें उपरोहिती नहीं करनी चाहिए। अपने बेटों को भी तो माँ बाप की सेवा करने का अवसर देना चाहिए। पर पंडित जी नहीं माने। पितृ तर्पण ना हो, ये बात पंडित जी को असह्य थी। सो लगातार दवा लेने और डॉक्टर द्वारा बताई नियमित दिनचर्या करते रहने का आश्वासन दे पंडित जी गांव लौट गए। गांव लौटने के लिए भी गांव के सेठ जी ने ही गाड़ी भेज दी। अब सेठ जी गांव छोड़कर शहर में ही पूर्ण रूप से निवसित हो चुके थे। सेठ जी साल में 1-2 बार जज साहब के यहाँ अवश्य हो लिया करते। जब भी जाते वो ब्रह्मदत्त को ऊपरी आमदनी के फायदे और दकियानूसी ईमानदारी के नुकसान अवश्य गिनाते। ब्रह्मदत्त अब भी अपने पिता द्वारा दिए संस्कारों पर अडिग था। इसमें उसकी अर्धांगिनी का भी पूरा योगदान था। सत्य है कि यदि पत्नी सहयोग न करे तो पति की ईमानदारी पर टिके रहना संभव नहीं है।
ब्रह्मदत्त को सेठ जी की बातें सुनकर प्रेमचंद की नमक का दरोगा कहानी की याद आ जाती, परंतु वो शिष्टतावश केवल सुनता या मुस्कुरा कर रह जाता। ब्रह्मदत्त तो दूसरे जिले में तैनात था। सेठ जी अपने जिले के सभी आला अधिकारियों के यहाँ साल में 2-3 बार अवश्य चक्कर लगा लेते थे। जब भी अधिकारी के यहाँ जाते खाली हाथ नहीं जाते, समय के साथ उनके गिफ्ट्स महंगे होते जाते। फिर एक समय यह भी आता कि सेठ जी होली दिवाली पर मेम साहब को नगद रकम दे देते कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्वयं अपने लिए गिफ्ट ले लें। मैं कहाँ बाज़ार में शॉपिंग करता घूमूंगा। वहीं कुछ अधिकारी सीधे कैश पर आ जाते थे। ये सब सेठ जी दान दक्षिणा के भाव से नहीं करते, इसे वो अपना निवेश मानते थे। नतीजा, सेठ जी को दारू के ठेके आसानी से मिल जाते थे। इस दुनियादारी की बदौलत 4-5 जिलों के सारे ठेके सेठ जी या उनके किसी चेले के नाम हो गए। वो आबकारी तबके में दारू शाह के नाम से पहचाने जाने लगे। सेठ जी के जिले में नया जिला मजिस्ट्रेट तैनात हुआ, जो अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात था। सेठ जी की उनके पास डाली लेकर जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, मगर होली दिवाली कलेक्टर साहब के यहाँ सलाम ज़रूर बजा आते। जिलाधिकारी की निगाह में उनकी छवि एक सुसभ्य व्यापारी की बन गई थी, जिसे उनके मातहत पुख्ता किए रहते। एक बार सूबे के मुख्य सचिव ने कोई महत्वपूर्ण बैठक के लिए सभी शहरों के डीएम की मीटिंग बुलाई। डीएम साहब राजधानी के लिए अपनी सरकारी एम्बेसडर से चले, मगर दुर्भाग्य से उनकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई। वो मोबाइल या वायरलेस का ज़माना था नहीं, सो कलेक्टर साहब रास्ते में ही फंस गए। पहुंचना ज़रूरी था। कलेक्टर साहब चिंतित थे। तभी एक शानदार गाड़ी उनके पास आकर रुकी। उसमें से अपने सेठ जी फर्शी सलाम लगाते हुए अवतरित हुए। हुजूर, रास्ते में कैसे खड़े हैं? कोई चेकिंग वगैरह है क्या? सरकार, सेठ जी ने कहा। नहीं, मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए लखनऊ जाना था। रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई। अब कैसे पहुंचूं यही सोच रहा हूं। कलेक्टर साहब ने लगभग परेशान होते हुए कहा। कैसी बातें करते हैं सरकार, मेरी गाड़ी भी तो सरकार की ही है। आप मेरी गाड़ी से लखनऊ निकल लें, मैं आपकी गाड़ी ठीक कराकर बंगले पर पहुंचा दूंगा। सेठ जी ने यूं कहा जैसे उनकी गाड़ी का उपयोग कर कलेक्टर साहब सेठ जी पर ही उपकार करेंगे। कुछ देर विचार करने के बाद कलेक्टर साहब ने सेठ जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कलेक्टर साहब बोले, ठीक है, मैं आपकी गाड़ी से ही निकल जाता हूँ। फिर अपने ड्राइवर से बोले, तुम गाड़ी ठीक कराकर गाड़ी बंगले पर खड़ी कर देना। सेठ जी ने टोका, हुजूर अपना ही ड्राइवर ले जाएं। मेरा ड्राइवर राजधानी की सड़कों और शासन के गलियारों से अपरिचित है, इससे आपको कष्ट ही होगा, और हुजूर आप पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं। कलेक्टर साहब को सेठ जी की राय में दम महसूस हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, और अपने ड्राइवर के साथ सेठ जी की गाड़ी पर सवार हो राजधानी को चल दिए। कलेक्टर साहब सरकारी एम्बेसडर पर चलने के आदी थे। उन्हें सेठ जी की इम्पोर्टेड कार में मज़ा आ गया। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि भारत की सड़कें इतनी ख़राब नहीं हैं, स्वदेशी गाड़ियों का भी उतना ही दोष है, क्योंकि उनके शॉक एब्जॉर्बर उतने अच्छे नहीं हैं। साहब सेठ जी के अनुग्रह से अधिक अभिभूत थे अथवा सेठ की लग्जरी गाड़ी से, ये तय नहीं था। फिर भी वो मीटिंग में ऐन वक्त पहुंच ही गए। जो अधिकारी ज़रा भी देर से पहुंचे उनकी बड़ी मलामत हुई। पूरे सूबे का मामला था, इसीलिए मीटिंग लगातार 2 दिनों तक चली। तीसरे दिन शाम जब साहब घर पहुंचे, तब तक सेठ जी ने उनकी सरकारी गाड़ी दुरुस्त ही नहीं बल्कि रंग रोगन कराकर बंगले पर खड़ी कर दी थी। साहब एक बार फिर प्रसन्न हुए। इस बात को 6-7 महीने बीत चुके होंगे कि एकाएक साहब को नारकोटिक्स विभाग के डिप्टी एसपी का नोट मिला। वो साहब से मिलना चाहता था। साहब ने सामने बैठे लोगों से मिलने के बाद डिप्टी एसपी को बुला लिया। डिप्टी एसपी ने सल्यूट करने के बाद बड़ी विनम्रता से कहा, हुजूर, बहुत साधारण सी बात के लिए आपको तकलीफ देने आया हूँ। साहब बोले, कहिए। हुजूर, आपकी अमुक नंबर की सरकारी गाड़ी ने अमुक तारीख को बाराबंकी के जिले के 15 चक्कर लगाए। तफ्तीश में पता चला कि गाड़ी वहाँ के कुख्यात ड्रग माफिया के यहाँ देखी गई। फिर कुछ देर रुककर बोला, हुजूर का क्या हुक्म है? ये सुनकर कलेक्टर साहब को गुस्से के साथ साथ पसीना भी आ गया। उन्होंने उन तारीखों पर गौर किया तो याद आया कि उस दिन तो वो मुख्य सचिव की मीटिंग में थे। बोले, क्या बकते हो? उस दिन तो मैं मुख्य सचिव के साथ मीटिंग में था। मेरी गाड़ी बाराबंकी कैसे पहुंच सकती है? डीएसपी ने फिर सलाम किया। बोला, तो क्या हुजूर आपका ड्राइवर आपको बताए बगैर ही चक्कर लगाया? नहीं, मेरा ड्राइवर ऐसा नहीं कर सकता।
फिर उन्हें एकाएक याद आया कि उस दिन तो उनकी गाड़ी खराब थी जिसे ठीक कराने सेठ जी ले गए थे। उन्हें सेठ जी का गेम समझ आ गया। मन ही मन उन्होंने सेठ को गाली दी और डीएसपी को बैठाकर शांति से पूरा ब्यौरा बताया। डीएसपी की सलाह से उसी दिन कलेक्टर साहब ने एफआईआर लिखाई। मेरी गाड़ी अमुक तारीख को रास्ते में खराब हो गई थी, जिसे सेठ को टो करवा यानी खिंचवा कर गैराज पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। सेठ रास्ते में ही मिल गए थे। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात है कि इस घटना के दूसरे दिन मेरी सरकारी गाड़ी द्वारा किसी ने बाराबंकी के कई चक्कर लगाए। मुझे पूरा अंदेशा है कि मेरी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल ड्रग तस्करी के लिए किया गया होगा। ये सूचना तत्काल ही नारकोटिक्स विभाग बाराबंकी को प्रेषित कर दी जाए। बाराबंकी का नारकोटिक विभाग जांच कर देखे कि मेरी गाड़ी का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। ब्रह्मदत्त जज कुर्सी पर अदालत में बैठे मुकद्दमों का निस्तारण कर रहे थे। तभी अभियोजन पक्ष के वकील की आवाज आई, अभियुक्त, निवासी, आरोप ड्रग तस्करी। ब्रह्मदत्त को अभियुक्त का नाम और निवास कुछ जाना पहचाना लगा। उन्होंने नजर उठाकर अभियुक्त की ओर देखा तो एकदम से खड़े हो गए। सामने सेठ जी हथकड़ी पहने खड़े थे। जज साहब को खड़ा होता देखकर सारी इजलास खड़ी हो गई। सेठ जी ने बड़ी विनम्रता से जज साहब का अभिवादन किया। ब्रह्मदत्त फौरन ही कुर्सी की गरिमा का ध्यान रखते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गए। संयत होकर उन्होंने महसूस किया कि सेठ जी के चेहरे पर स्मित हास की रेखा थी। आरोप गैर जमानती था, सो पेशकार ने सूक्ष्म आदेश पहले से ही लिख रखा था, जमानत नामंजूर। ये जज साहब का ही निर्देश था, जिससे ये संदेश जाए कि जज साहब का मात्र कानून से अलग और कोई रास्ता नहीं है। सेठ जी की जमानत खारिज हो गई, उन्हें जेल भेज दिया गया। ब्रह्मदत्त इसके बाद अदालत में नहीं बैठ पाए और चैम्बर में चले आए। उनके मन में अंतर्द्वंद की आंधी चल रही थी। कितने एहसान है सेठ जी के स्वयं मुझ पर। उनकी सहायता के बगैर क्या ब्रह्मदत्त भूखे पेट 1 महीना भी शहर में गुजार पाते? संभवतः नहीं। यदि पिता को सेठ जी अपनी गाड़ी पर लादकर अस्पताल नहीं पहुंचाते तो क्या पिताजी का जीवन बच पाता? ऐसे में ब्रह्मदत्त का पहले से लिखा जमानत नामंजूर पर दस्तखत कर देना कृतज्ञता तो नहीं है? आदि आदि। जज साहब उसके बाद और कोई न्यायिक कार्य कर नहीं पाए। सभी केसेस को अधीनस्थ जज के यहाँ स्थानांतरित कर घर वापस लौट आए। महिलाएं, खासकर पत्नियां, अपने पतियों की मुखमुद्रा आसानी से समझने में समर्थ होती हैं। पति चाहे लाख छुपाने की कोशिश करे, इसी स्त्री सुलभ बुद्धि से ब्रह्मदत्त की पत्नी भी जज साहब का मनोद्वंद समझ तो गई, मगर कुछ देर तक उसने कोई प्रश्न नहीं किया। चाय पानी करने के बाद स्वयं ब्रह्मदत्त ने अपनी दुविधा पत्नी को बताई। पत्नी के लिए दुविधा का कोई कारण ही नहीं लगा। ये निर्णय तुम्हें ही लेना होगा कि अपने व्यक्तिगत जीवन के एहसान या शत्रुता का प्रतिफल देने के लिए न्यायाधीश की कुर्सी उचित मंच है। वहाँ ब्रह्मदत्त तो होता ही नहीं। उस कुर्सी पर मात्र न्यायाधीश विराजता है, जिसको सामने लाए गए तथ्यों के अनुसार ही निर्णय लेना होता है। ये कहकर पत्नी कुर्सी के पीछे से ब्रह्मदत्त के बालों में हल्के हाथों से सहलाने लगी। ब्रह्मदत्त को रोशनी दिख चुकी थी। उसका अंतर्द्वंद समाप्त हो चुका था। उसने धीमे से आंखें बंद कर लीं। सेठ जी के विरुद्ध ये केस लगभग 2 वर्षों तक चला। इस बीच उसके पिता कई बार ब्रह्मदत्त के यहाँ आए, पर सेठ या उनके केस के बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। परंतु जिस दिन ब्रह्मदत्त को सेठ जी के केस में निर्णय सुनाना था, उसके पिता उसे कोर्टरूम में बैठे दिखे। उसने चुपचाप अपने पिता पर से दृष्टि हटा ली। सभी जान चुके थे कि आरोपी का जज साहब से कुछ प्रगाढ़ संबंध है, इसलिए सभी को निर्णय सुनने की उत्सुकता थी। सेठ जी चेहरे पर मृदु मुस्कान लिए कटहरे में खड़े थे। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं था। हाँ, उत्सुकता अवश्य परिलक्षित हो रही थी। जज साहब ने गंभीर स्वर में अपना निर्णय पढ़ना शुरू किया। सारे अभियोग, अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा रखे तथ्यों की भली भांति विवेचना करने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि सेठ पर अभियोजन पक्ष के द्वारा लगाए गए सभी आरोप। यहाँ जज साहब ने रुककर थोड़ी देर अपने पिता की ओर देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोले, अदालत अभियोजन द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सही मानती है। अभियुक्त को ड्रग तस्करी, शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी को धोखा देने व इस कृत्य में
सरकारी गाड़ी का प्रयोग करने के जुर्म में 6 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाती है। अभियुक्त या उसके विद्वान वकील चाहें तो इस निर्णय के विरुद्ध ऊपरी अदालत में निश्चित अवधि के भीतर अपील कर सकते हैं। निर्णय सुनाने के बाद जज साहब चैम्बर में चले गए। इस बार उनके चेहरे पर कोई अंतर्द्वंद नहीं था। उन्होंने अर्दली को बुलाकर कहा, मेरे पिता अदालत में बैठे हैं, उनसे बोलो कि यदि वो घर चलना चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। अर्दली जज साहब के पिता को जानता था। ब्रह्मदत्त अपने पिता को लेकर घर आ गए। रास्ते में पिता और पुत्र के बीच कोई वार्ता नहीं हुई। घर पहुंचने पर ब्रह्मदत्त की पत्नी ने गौर से पति का चेहरा देखा। कोई तनाव नहीं दिखा। ससुर पर दृष्टि पड़ते ही सिर पर पल्ला लेकर उसने ससुर के चरण छुए और स्वागत कर अंदर लिवा ले गई। शाम को लॉन में अपने पिता के साथ बैठे ब्रह्मदत्त ने एकाएक अपने पिता से पूछा, आप सेठ जी के विरुद्ध दिए निर्णय से मुझ पर अप्रसन्न तो नहीं है? सेठ जी के बहुत एहसान है हम सभी पर। पिता संभवतः इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। वो आत्म विभोर हो उठे। थोड़ी देर बाद गला साफ करते हुए बोले, बेटा, मैं ही नहीं स्वयं सेठ जी भी तुम्हारे इस निर्णय से संतुष्ट हैं। कहते हुए पिता ने कागज़ ब्रह्मदत्त को दिया। ब्रह्मदत्त ने वह पत्र देखा जिसमें सेठ जी ने उसे संबोधित किया था। प्रिय ब्रह्मदत्त, मैंने जीवन में केवल अनैतिक तरीके से ही धनार्जन किया है। तुम्हें शहर जाते समय दिए कुछ रुपये ही संभवतः सत्कृत्यों में गिने जा सकते हैं। तुम्हें अपनी काली कमाई के पैसे देकर मैं डरता रहा कि कहीं अनुचित कमाई का धन तुम्हें भी अनुचित राह पर न डाल दे। कहते हैं कुअन्न भी विनाशकारी होता है, परंतु आज तुमने सिद्ध कर दिया कि लक्ष्मी एक स्वाति की बूंद की तरह होती है। जिस पात्र में पड़ेगी वैसा ही फल देगी। तुम्हारे इस निर्णय ने मेरी सोच भी बदल दी। इस सज़ा को तुम्हारे माध्यम से दिया हुआ एक अवसर मानता हूँ ताकि मैं प्रायश्चित कर सकूँ। ईश्वर तुम्हारा भला करे। ब्रह्मदत्त के मन का कोहासा पूरी तरह छट गया था। उसने पत्र को माथे से लगा लिया। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला जी द्वारा लिखित एक कहानी ब्रह्मदत्त। दोस्तों, आप सबको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब अगली कहानी तक के लिए विदा। नमस्कार।